हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर, जो बायोलॉजी में महत्वपूर्ण चित्र हैं उनको एक बार करवा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण चित्र को देखने वाले हैं। क्योंकि भैया अगर हम बात कर ले, ये जो डायग्राम वाला टॉपिक होता है हर एक क्वेश्चन पेपर में एक तो श्योर है। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स होता है चित्र वाला। और इसके साथ जिसमें अगर बोल दे कि सचित्र वर्णन कीजिए, भाई जिस भी क्वेश्चन में कहेगा कि सचित्र वर्णन कीजिए तो वहां पर भी तो आपका चित्र होगा, तो वहां पर उसका भी मिला लें आप 2 नंबर। तो यूं कह लें हर एक क्वेश्चन पेपर में भैया आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, यानी 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 5 से 6 भी मान सकते हैं, ये आपका चित्र वाला ही होगा। ठीक है, एक तो आपका बोलेगा नामांकित चित्र और बाकी सचित्र वर्णन में भी चित्र। तो यूं कह लें भैया हमने बता दिया कि मिनिमम 4 से 5 नंबर का तो हर एक क्वेश्चन पेपर में श्योर है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कौन कौन से ऐसे चित्र हैं जो कि भैया अच्छे से तैयार करके जाना है। तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जो पहला डायग्राम है यानी पहला चित्र है आवृत बीजी पादपों में परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। और ये क्या है? परागकण। क्या क्या है भैया? परागकण का नामांकित चित्र है प्यारे बच्चों। और इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे भैया बहुत सारे पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ही महत्वपूर्ण पार्ट लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि सर, क्या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें जितना ये दिया रहता है नामांकित चित्र, क्या सब कुछ नामांकित करना है? तो जिसे कुछ प्रमुख पार्ट हो जाते हैं, जैसा भैया हो गया आपका जनन छिद्र हो गया, और अंताचूल हो गया, बाह्य चूल हो गया, रिक्तिका हो गया भैया, उसके बाद ये जो नली केंद्रक हो गया, फिर उसके बाद ये जनन कोशिका। ठीक, और यहां पर ये, तो यहां पर बात कर ले तो यहां सबके सब प्रमुख हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी लिखा है इंग्लिश वाला भी लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आपको ये इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें तो भाई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां पर आपको अंतःचूल बाह्य चूल ये तो दिखाना ही पड़ेगा, रिक्तिका है दिखाना पड़ेगा, जनन छिद्र छिद्र जो है ये दिखाना पड़ेगा। और इस टॉपिक की बात कर लें भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। किसका? परागकण का। ठीक है भैया, परागकण का नामांकित चित्र है। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए जल्दी से देखते चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है भैया वो है अंकुरित। भाई अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र। अभी तक भैया परागकण देखा था, अब ये अंकुरित, मतलब जहां से जो जनन छिद्र था आपने भी देखा भाई इस तरह से बना था, तो वहीं एक उभार ऐसा बना था। तो यहीं पर भैया इसी को जनन छिद्र कहते हैं, और यहीं से भैया ये जो जनन छिद्र है वो अंकुरित हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज है कि अंकुरित परागकण। भैया जब परागकण कहेगा बच्चों वो अलग होता है, जैसा कि आपने पहला देखा, लेकिन अंकुरित परागकण कहेगा तो इसका फिगर कुछ अलग होता है, जो कि आपके सामने है। ठीक है ना? समझ में आ गया कि अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र। और ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, ये भी विगत ईयर में पूछा गया है। चलिए हो गया ना? आगे चलते हैं और स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, हम आपको यहां पे टाइम दे रहे हैं। हो गया भैया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चित्र से संबंधित अगला है आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश का। ठीक, भ्रूण कोश का नामांकित चित्र। और ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये भी ध्यान देना कि आपका 90% जो चित्र है ना वो पहले ही चैप्टर में है। ठीक है, आपका जो 90% चित्र है वो पहले ही चैप्टर में है। बाकी पूरे किताब से मिला जुला करके आपके 3 से 4 पहले और दूसरे में, यानी 95% चित्र समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भैया ज्यादा फिगर जो है वो पहले चित्र का देखना है। ठीक, तो यहां पे क्या है कि आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश का नामांकित चित्र, जो कि यहां पर आपको दिखाई
पड़ रहा है। ठीक, और इसमें भी आपको जैसे मान लेते हैं बच्चे, हमने बताया ना कि भाई नहीं पता है तो जैसे प्रमुख चीजों को दर्शा देना है, जैसे भ्रूण कोश क्या है, फिर ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, केंद्रक कोशिकाएं, उसके बाद ये ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका और सहायक कोशिका। भाई बाकी ये आपके कुछ हमने बताया ये प्रमुख पार्ट होते हैं, इनको तो हर हाल में दर्शाना पड़ेगा फिगर में। ठीक है, आपको हर हाल में ये बताना होगा, ठीक, इस चित्र में। और ये चीज वन शॉट में अच्छे से समझाया है चित्र के माध्यम से। बाकी ये भी हमने बताया ना, अंग्रेजी में ये जो लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है कि किसके मतलब प्रतिमुखी कोशिका, किसके मतलब यहाँ पे केंद्रक कोशिका, ये कुछ नहीं करना बबुआ। आप हिंदी मीडियम वाले हो तो भैया आप हिंदी में ही लिखो, कोई दिक्कत ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों, हो गया ना। आगे चलते हैं भैया, अगला देखिएगा। अब ये तो भैया बड़ा ज्यादा पूछा जाता है, इसको तो अपने जहन में इस कदर बिठा लीजिए कि निकलने ही ना दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है कि अपरिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। किसका भैया? अपरिपक्व पराग कोश। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें एक परिपक्व और एक अपरिपक्व। अपरिपक्व का मतलब जब पूरी तरह से तैयार ना हो, पूरी तरह से मतलब ये पराग कोष फूटे ना। ठीक है, पूरी तरह से फूटने का, ना फूटने का मतलब कि भाई जब फूटता नहीं है, यानी पराग कण उसके अंदर जब बंधे हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो पराग कोष की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस कदर दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये अपरिपक्व पराग कोष की स्ट्रक्चर है। अब इसमें जैसे कि हमने बताया ना कि कौन कौन से पार्ट जरूरी होते हैं आपको दिखाना भैया फिगर में। जैसा कि भैया बाह्य त्वचा हो गया, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मध्य परत हो गया, दिखाना पड़ेगा। टेपिटम हो गया, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जैसे प्रमुख होते हैं, हमने याद करो भैया जब पराग कोष यानी लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद यहाँ पे मध्य परत, ठीक है, और उसके बाद ये टेपिटम बताया गया था कि नहीं, याद है ना कि भैया। ठीक, अंतः जो अंतस्थीसियम था, अंतः परत, मध्य परत, ठीक, बाह्य परत, सब कुछ बताया गया। टेपिटम, टेपिटम के कार्य वगैरह। तो यहां पर तो हमें केवल फिगर दिखाना है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा अपरिपक्व पराग कोष का नामांकित चित्र। नामांकित का मतलब ही होता है नाम अंकित कर दो, यानी नाम दिखा दो, दर्शा दो कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। अब आ जाते हैं हम परिपक्व में। परिपक्व का मतलब अब पराग कोष परिपक्व हो गया यानी फूट गया। तो परिपक्व पराग कोष की स्ट्रक्चर क्या होती है? परिपक्व पराग कोष। तो परिपक्व पराग कोष की स्ट्रक्चर कुछ इस कदर होती है। तो यानी जो पराग कोष था जो बंधा हुआ था, पराग कोष क्या होता है? जिसको लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, इसी के अंदर लघु बीजाणु यानी परागकण होते हैं। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है अंदर, वो परागकण है। ठीक है, इधर दोनों तरफ। बाकी ये जो फूटा है वो, तो ये क्या है? परिपक्व पराग कोष है, यानी अब तैयार हो चुका है। तो इसका फिगर कुछ इस कदर बनेगा। ठीक है, किसका? परिपक्व पराग कोष के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। ठीक है, यानी काटने के बाद ये भैया इस तरह से दिखाई पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी। हो गया। अगला चलते हैं भैया, आगे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला है आम के मांसल फल की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। यह भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बचपन में तो आप भाई बचपन में बहुत सारे आम बनाया होगा प्राइमरी में, है ना। बच्चे ऐसे खींच देते हैं फटाक से, एकदम बढ़िया से, इधर उधर का ऐसे ऐसे पत्तियां निकाल दिए, और उसके बाद यहाँ पे यूं करके, यहाँ पे यूं करके आम बना देते हैं इससे। ठीक है, और आपने भी बनाया होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये भाई अगर इसी को काट दिया जाए तो काटने के बाद अंदर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो ये हो जाता है मांसल फल। मांसल फल मतलब गूदादार फल। ठीक है, गूदादार फल यानी जिसमें क्या हो, मांस, मांसल की तरह यानी गूदा ज्यादा हो। ठीक है, जैसे पपीता हो गया तो उसमें गूदा यानी खाने वाली मात्रा ज्यादा होती है। आम हो गया तो आम की गुठली के चारों तरफ गूदा ही होता है। ठीक है, तो वो होता है मांसल फल। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनता है। स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों। हो गया भैया। आगे चलते हैं,
अगला है द्विबीजपत्री भ्रूण का नामांकित चित्र। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्विबीजपत्री भ्रूण, तो द्विबीजपत्री जो भ्रूण है वो कुछ इस कदर से दिखाई पड़ता है। ठीक, अब यहां पर भी अगर हम बात कर लें आपको प्रमुख पार्ट में, जैसे कुछ चीजें भाई यहां पर आप देखें तो बहुत सारा है, लेकिन जैसे फिगर में प्रमुख रूप से दर्शाने कुछ भाग तो हैं, दर्शाने पड़ेंगे। जैसे निभाग हो गया, बीजांड द्वार हो गया भैया, उसके बाद ये भ्रूण पोष केंद्रक हो गया, बीज पत्र हो गया, उसके बाद बीजांड काय हो गया। ठीक, तो ये अंतः अध्यावरण हो गया। मतलब कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपको 100% दर्शाना पड़ेगा। बाकी आप जो और पार्ट हैं उनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने जिन पे सर्कल किया है ये तो आपको चित्र में हर हाल में दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट इस तरह से कर सकते हैं, और ये सबके सब फिगर आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। ठीक, हो गया ना। आगे चलते हैं भैया, अब आ जाते हैं अंडाशय की। ठीक है, आपका जो अगला चैप्टर है वहां से अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये थोड़ा डिफिकल्ट डायग्राम होता है, लेकिन ये विगत कुछ सालों से लगातार अब तक पूछ रहा है भैया। अंडाशय का जो अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफरेंट आपको लगेगा कि हाँ ये है, लेकिन इतना याद रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं भाई आप 22, 23, 24, 25, यानी यहां पर तो 24, 25 लिखा है, यानी ये समझिए कि 25 में भी आया है, 24 में भी आया है, उसके पहले भी ये पूछा गया है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला भैया कि मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र। भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2024 में भाई 23 या 24 में वर्ष जो ऐसा गया था, ये 3-3, 4-4 सेट में दे दिया था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2025 की बात करें, ये एक आध सेट में आया था, 1-2 सेट में। ठीक है, नहीं तो हमने बताया ना कभी कभार ऐसा होता है 3 सेट 4 सेट ऐसा देता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? मानव शुक्राणु की संरचना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, जो कि बहुत आसान सा चित्र है। इसमें भी प्रमुख रूप से आपको कौन से पार्ट दर्शाना होगा, जैसे पूंछ हो गया, और उसके बाद इसका शीर्ष भाग, इतना भाई शीर्ष भाग होता है। ऊपर सबसे आप केवल एक्रोसोम दर्शा सकते हैं बस। ठीक, और उसके बाद भैया ये मध्य भाग दर्शा सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भाई आपको भाई दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि प्रमुख रूप से 3 ही भाग होते हैं। शीर्ष भाग, ठीक, ये जो हेड वाला होता है, फिर मध्य भाग, फिर उसके बाद पूंछ। ठीक, ये प्रमुख होते हैं, बाकी ये ग्रीवा होती है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मतलब ये वाला जो चित्र है ना, ये भी अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी फिगर है बच्चों, याद रखना भैया, क्योंकि ये भी लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी सेम वैसे ही आता है, आएगा 2 सेट में, 3 सेट में, कभी कभार 4-4 सेट में। ठीक है भाई, बाकी ये क्वेश्चन 5 नंबर वाले में ज्यादा पूछता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर वहां पे सचित्र वर्णन आ रहा है तो इसका मतलब 2 नंबर तो आपके चित्र के हो गए, 3 नंबर आपको पूरा लिखने के। बाकी कहेगा इसका नामांकित चित्र बनाइए, केवल चित्र बनाइए, तब तो ये 2 ही नंबर का आएगा। तो ये समझना है कि ये तो फिक्स टॉपिक है। ठीक, इसलिए इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक, ये वाला भैया आपको 100% इस पर टाइम देना है, यानी इसको तो तैयार करना है बच्चों। ठीक, 100 में 100% तैयार करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देख लीजिए भैया। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं भैया, अगला है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, यह भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जितना भैया नर जनन तंत्र, जैसे अगर नर जनन तंत्र नहीं आएगा तो मादा जनन तंत्र आएगा,
मादा जनन तंत्र नहीं आता है तो नर जनन तंत्र। तो दोनों में एक घुमा के 5 नंबर का आएगा, वो भी सचित्र वर्णन में। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा, मतलब इस पर भी 100% आपको देना है। ठीक, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ये वाला, इसमें प्रमुख भाग में। और एक चीज ये भी ध्यान देना, हमने बताया ना इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं, कुछ प्रमुख पार्ट है जैसे दर्शाना है, जैसे वजाइना हो गया, अंडाशय हो गया, झालादार कीप भी लिख सकते हैं, गर्भाशय दर्शा दीजिए, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी डिंब वाहिनी जिसको, ये दर्शा दीजिए। बाकी भैया अंतःगर्भाशयी स्तर ये मतलब दर्शा दीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी यहां दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये इतना दर्शा दीजिए, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। ठीक है ना, याद रखना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, और एक चीज ये भी ध्यान देना भैया, सारे के सारे चित्र आपको एक बार अपने से बना करके प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट करके रखे रहो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आएगा हम बनाएंगे। अरे जब बनाए नहीं रहोगे भैया कैसे जान पाओगे कि कैसे बना सकते हो, इसलिए एक बार ये सब चित्र आप बनाकर प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अगला जो है ये भी अपने आप में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाना मतलब जाता है। ये डीएनए अणु की द्विकुंडलित स्ट्रक्चर यानी डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये भी। ठीक, कि डीएनए अणु की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र, ये भी बहुत, इसका भी आएगा क्वेश्चन में। तो जैसे अगर नामांकित चित्र बहुत कम पूछा जाता है तो भैया इसको इस तरीके से बोलेगा कि सचित्र वर्णन कीजिए, और वो भी 5 नंबर में आएगा। तो जब भी सचित्र की बात आएगा तो भैया बिना चित्र के तो वर्णन करेंगे नहीं आप, इसलिए भैया ये तो भाई 100 में 100% वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको 100% देना है इस पे टाइम। ठीक, ये डबल हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर है, यानी वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत की द्विकुंडलित संरचना जो आपने 1 शॉट में पढ़ा है, तो ये वही का भैया फिगर है, मतलब उसी टॉपिक का। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र। ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट है, और उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना। यानी मलेरिया जो परजीवी होता है उसका जीवन चक्र, यानी उसमें जो प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे होता है, मतलब कैसे काम करता है, कितने दिनों में इस मतलब इसका संक्रमण कैसे फैलता है, प्लाज्मोडियम किस तरह से कहां पे कैसे वृद्धि करता है, शरीर का कौन अंग प्रभावित करता है, तो इसका पूरा एक साइकिल होता है। तो वो साइकिल का पूरा ये स्ट्रक्चर है। रेगुलर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जब भी आता है ये भी भाई आएगा तो 2 नंबर में, नहीं तो ये पूरा लॉन्ग वाला ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, जो लॉन्ग में पूछता है तो 5 नंबर में। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट है इतना जरूर कहेंगे, देख लीजिए। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र। तो भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बोलेंगे प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, और ये भी हमने बताया ना काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको भी, हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। अब उसके बाद देखिए भैया, एक कभी कभार एक ये भी आ जाता है, रेगुलर तो नहीं पूछा गया है, विगत कुछ ईयर में भैया आपको पिछले 2 से 3 साल में नहीं देखने को मिला है, लेकिन वही होता है ना कि कभी कभार जिस चीज को हम पूरी तरह इग्नोर कर दें वो चीजें आ ही जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम की बाह्य तथा आंतरिक स्ट्रक्चर का नामांकित चित्र जो कि दिख रहा है। अगर भैया बाह्य पूछेगा तो प्यारे बच्चों ये आधे से, भाई आधे में देखना, ये जो आधा ऊपर का बना है जहां से लाइन खींचे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है भैया, तो ये बाह्य स्ट्रक्चर है, यानी बाहर से देखने पर ये बाह्य स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। जब ये आंतरिक रूप से बात किया जाए तो आंतरिक स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें हमने दोनों बना दिया। अगर बाह्य संरचना पूछेगा तो ये जो बना है न्यूक्लियोसोम की, ये बाह्य संरचना होती है। अगर आंतरिक संरचना पूछ लिया जाए तो आंतरिक संरचना, ये डीएनए का जो हेलिक्स वगैरह है
वो कुछ डीएनए पैकेजिंग वगैरह इस तरह से बनती है। ठीक है, तो यहां से समझिए तो दो फिगर हैं, बाह्य का भी अंतः का भी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गए बच्चों, तो ये रहे आपके बायोलॉजी में बोले तो जीव विज्ञान के संपूर्ण किताब से कुछ महत्वपूर्ण चित्र। ये आपको हर हाल में तैयार करके जाना है भैया। बाहर से पूछे जाने की संभावना बिल्कुल खत्म होती है। वे भी कभी कभार होता है, हमने बताया ना कि एक आध टॉपिक इधर उधर हो जाए, नहीं तो पूरा का पूरा आपको यहीं से मिलने वाला है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।